अच्छा, पेपर जो हम कर रहे हैं आज दैट इज अक्टूबर नवंबर 20, पेपर 21। चलें स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें क्या रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ शोज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2। अच्छा जी, जो प्रॉपर्टी दी हुई है इसने वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है, और डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज हमें पता है डिक्रीज होती हैं। चाहे कोई भी ग्रुप हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज डिक्रीजेस बिकॉज atomic size increases, number of shells increases, और shielding effect increase हो रहा होता है। सबसे बड़ी बात, तो write an equation for the first ionization energy of magnesium। first ionization energy की equation हम क्या लिखते हैं? It is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to produce 1 mole of gaseous positive ions। तो स्टेट सिंबल लिखना भी बहुत जरूरी है, विदाउट स्टेट सिंबल भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो गैस का स्टेट सिंबल लिखा है विद एटम और आइन, ये मस्ट है। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन द ऑब्जर्व ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ डाउन द ग्रुप 2। डाउन द ग्रुप चाहे कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 1 हो, ग्रुप 13 हो, ग्रुप 14 हो, डजेंट मैटर। as we go down the group first ionization energy is always decreases, और उसका रीजन क्या होता है? because number of shells increases, which increases the distance of the outer shell electron from the nucleus and also increases the shielding, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। फर्स्ट ionization energies decreases down the group as number of shells increases, which increases distance of outer most shell electrons from the nucleus, shielding effect increases, hence effective nuclear attraction on outer electrons decreases। सही है, ये सारे लेक्चर्स में आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई होप ये याद होगा अब तक सबको। शायद ये ईयर है आपका अक्टूबर नवंबर 2020, पेपर 2 वेरिएंट 1। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज 1757। एक्सप्लेन व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम की जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती है, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो दे ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज तो इंक्रीज होती है ना, बिकॉज वंस यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, प्रोटॉन तो नहीं है ना।
और बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ शेल तो कम नहीं हुए। अब ये नहीं कह सकते कि भाई शील्डिंग पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वो तो थर्ड शेल पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि बेरिलियम की अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखूंगा तो फर्स्ट के बाद सेकंड में इंक्रीज होगा, लेकिन सेकंड के बाद जो थर्ड में इंक्रीज होगा ना वो बिग जंप आएगा। क्यों? क्योंकि अब नाउ इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इज इन फ्रॉम द इनर शेल which experiences lesser shielding, hence more energy would be required. However, in this question is just talking about right now the second ionization energy of beryllium. The second ionization energy, in second ionization energy electron is removed from the same principal quantum shell, तो हम शेल कम होने का जिक्र नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, लिख लोगे ये, आगे बढ़े या बताओ आंसर? Beryllium has a higher second ionization energy because second electron to be removed experiences greater nuclear attraction। सही है, चलें आगे। आगे बढ़े। Yes, Question 2 is phosphorus, sulfur, chlorine can all react with oxygen to form oxides. Phosphorus reacts with an excess of oxygen to form phosphorus 5 oxide. Okay, write an equation to show the reaction of phosphorus with oxygen. देखो phosphorus की standard state होती है P4, oxygen is O2 gas, और जब ये रिएक्ट हो रहे हैं तो कह रहा है phosphorus 5 ऑक्साइड बन रहा है। 5 ऑक्साइड का क्या मतलब है? phosphorus oxidation state in it must be +5. The formula of phosphorus 5 oxide would be P2O5, right? ये तो बनाना सीखो ना, sorry not P2O5, फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड है ना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड। हाँ, तो फॉस्फोरस +5 होगा और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो P2O5 बनना चाहिए। इसको बैलेंस करना पड़ेगा बस। राइट, अभी बार कुछ पूछ रहे हो? शायद सेम शेल है, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले आपका जो प्रोटॉन्स हैं वो बेरिलियम के जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं, बेरिलियम का अगर एटॉमिक नंबर देखो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना। पहले 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। नाउ वंस यू हैव रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, सो 4 प्रोटॉन्स आर होल्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा फोर्सफुली अटैक करेगा ना। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके,
अच्छा बैलेंस कर लो इसको, 2 2 4, 2 5 10, 5 2 10। देखो ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो। और फास्फोरस 5 ऑक्साइड के ना हमारे पास इसका एक मल्टीपल भी होता है जो आपने इक्वेशन में शायद वो वाली भी याद की हुई हो, P4O10। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं फास्फोरस 5 ऑक्साइड। तो इसकी इक्वेशन के हिसाब से बैलेंसिंग में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, कह रहे डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस 5 ऑक्साइड विद वाटर। फास्फोरस 5 ऑक्साइड पीरियोडिसिटी के चैप्टर में हमने ये देखा है कि जो पीरियड 3 की ऑक्साइड्स होती हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई, इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गई, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्डिंग और इनकी रिएक्शन विद वाटर। जैसे फास्फोरस 5 ऑक्साइड को आप पानी में डालोगे तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है। वैसे तो वो व्हाइट सॉलिड कलर का होता है, but when added to water it dissolves into water or reacts with water vigorously। देखो साथ साथ अगर सर इक्वेशन, जी राफेल। सर ये 2022 अक्टूबर नवंबर है ना? अक्टूबर नवंबर 2020, यस। सर ये तो वो ईयरली में है ही नहीं हमारे पेपर। 2022 का नहीं है, 2020 का है। तो सर तो अभी 22 करवा रहे ना? 2020 2020 20 का करवा रहा, 20 करवा रहा। 20 करवा रहे एयरली में नहीं है, मतलब समझा नहीं मैं बात। और नहीं सर। 2022 का अच्छा बुक्स में हमने नहीं डाला है ही ये नहीं। कह रहे हो, डाउनलोड कर लो। चलिए सही है सही है। अभी तो 2023 का पेपर अभी हाथ नहीं लगा, वो भी करना है ना। अभी तो आप 2020 करवा रहे हैं ना, वो तो है बुक। 20 सर करवा रहा। 2020 तो है, बुक में है 2020। सही है। सही है सही है, अगर कोई पेपर ना हो तो वो डाउनलोड कर लेना, पेपर उसका मसला है। पेप में रिलीज हो चुका है क्या? रिलीज हो गया है वो, मिला नहीं है अभी तक मुझे एएस वाला। सर ये सर की नमाज का टाइम होने वाला है, हम नहीं बोलिए फायदा नहीं है पढ़ने का जब तक नमाज ही नहीं पढ़ोगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, खराब कर रहे हो राफे रिकॉर्डिंग। अच्छा मैं क्या दिखा रहा था तुम लोगों को, हाँ मैं आपको ना वो हैंड आउट दिखा रहा हूँ प्रोडेसिटी का। देखो इसको ना साथ साथ अगर याद करते जाओगे ना हैंड आउट खोल के, तो इस तरह से याद भी हो जाएगा प्रोडेसिटी। और एक काम जो हमेशा से बोला हुआ है कि आप जब रिएक्शंस आपने एक साथ जमा कर ली हैं एक साथ, तो उनको किसी जगह एक पेपर पे लिख लो अपने पास, मतलब एक दो पेपर पे पूरा समराइज करके कि जब फास्फोरस 5 ऑक्साइड वाटर में डालोगे तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या रिएक्शन होता है, पूरी इनऑर्गेनिक जो है ना वो समराइज करके एक जगह पे लिख लो अपने साथ, तो फिर आसानी होगी। वरना ये भूलते ही रहोगे। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, फास्फोरस 5 ऑक्साइड को डालोगे तो पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करता है। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, इक्वेशन क्या है, रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, वो इक्वेशन भी यहाँ पे पूछी भी नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। किस क्वेश्चन में पूछ लेता है, कुछ में नहीं पूछता। ऑब्जर्वेशन भी आपको सारी याद होनी चाहिए इनकी, और सिर्फ फास्फोरस की नहीं बल्कि सबकी ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी, सोडियम ऑक्साइड की भी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की भी। तो ये जो है ना थोड़ा सा अब ये टाइम है कि अब, पहले अगर बहुत अच्छा याद नहीं किया हुआ है तो अब ये टाइम है कि आप याद कर लो, क्योंकि अब भूलोगे नहीं। पहले याद करा हुआ होगा तो चलो शायद भूल भी गए और टाइम ज्यादा हो गया, तो अब ये याद रह जाएगा, जहनों में रह जाएगा तुम लोगों के। सही है, समझ आ रही है बात किस तरह से करना है। सर एक सेकंड क्वेश्चन 1 दिखा दे कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा। एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो ये फास्फोरस 5 ऑक्साइड की इक्वेशन है, और इसमें हमने क्या याद किया हुआ है कि it reacts vigorously and dissolve in water to form an acidic solution of phosphoric 5 acid। ठीक है, P4O10 वाटर में डिसॉल्व होगा 6 मोल ऑफ वाटर में टू फॉर्म 4 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना है आपने। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। एक ऑब्जर्वेशन ये कि भाई ये सॉलिड है ना, ये व्हाइट सॉलिड है, ये खुद डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाइट सॉलिड डिसअपियर्स।
और बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एसिड बनाता है। जब भी किसी भी ऑक्साइड या क्लोराइड को वाटर में डालते हैं और एसिड बनता है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हुई है। सही है। और जो भी रिएक्शन विगरस रिएक्शन होता है, इट मींस कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपका फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है इसमें। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, आप एक साथ सारी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके मार्क्स देखो, 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स के हिसाब से, सॉरी 2 मार्क्स का है शायद ये, 2 मार्क्स के हिसाब से कोई 2 ऑब्जर्वेशन लिख दो। राफे डन। जी सर। चलो, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड। डिस्क्राइब का मतलब यही है कि आपने ऑब्जर्वेशन ही लिखनी है। एक्सप्लेन में होता तो आप इक्वेशन भी लिख सकते थे, पर फिगर क्या है कि phosphorus 5 oxide reacts vigorously with water, white solid of phosphorus 5 oxide dissolves and acidic solution is formed. इक्वेशन लिखनी नहीं है, लेकिन आप इसी क्वेश्चन के साथ इक्वेशन रिकॉल जरूर कर लेना, क्योंकि लिखने के लिए भी आती है। स्टेट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड फास्फोरस 5 ऑक्साइड। तो देखो, अब ये भी याद रखना है और समझने भी है ये, इन सबके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड है वो जाइंट आयनिक लैटिस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी आपका क्या है, जाइंट आयोनिक लैटिस है। जाइंट आयोनिक लैटिस के क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब ये सारे याद रखने हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो भी जाइंट आयोनिक लैटिस है। सोडियम ऑक्साइड जाइंट आयोनिक लैटिस, मैग्नीशियम ऑक्साइड जाइंट आयोनिक लैटिस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जाइंट आयोनिक लैटिस। और अभी क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो ये इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन स्टेट में तो गुड होगी, लेकिन एक्वस स्टेट में सिर्फ सोडियम ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है। ऑल ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड आर वाटर सॉल्युबल, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे आर वाटर इनसॉल्युबल, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। और आगे आ जाओ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नन है, मोल्टिन हो चाहे एक्वस हो, पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, इनसॉल्युबल है। और जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर के भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। फास्फोरस 5 ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दे बोथ आर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, low melting point because the molecules have weak intermolecular forces between the molecules. Both phosphorus oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide are water soluble. In fact, when they are added to water, they hydrolysis the water. ठीक है। तो साथ में इनके रिएक्शंस, इनके स्ट्रक्चर सब कुछ याद रखना है। इनकी नेचर भी याद रखनी है कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है which react with both acid and base. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अच्छा यहाँ पे ना ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड SO2 लिखा हुआ है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, फास्फोरस ऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की एसिडिक है। सही है, बात समझ आई। फास्फोरस ऑक्साइड जो नॉन मेटल्स हैं तो these are giant covalent structures, सॉरी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन फास्फोरस ऑक्साइड इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसी तरह इन ऑक्साइड्स के रिएक्शन विद वाटर, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट दैट वुड बी अ वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन। फास्फोरस ऑक्साइड को पानी में डाला फास्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाला सल्फ्यूरिक 4 एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डाला तो सल्फ्यूरिक 6 एसिड। तो बेटा ये और कोई हल नहीं है इसका, जितना भी समझ लो उसको डजंट मैटर। अल्टीमेटली जब तक याद नहीं होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन में फंसे ही रहोगे।
तो स्टेट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फास्फोरस 4 ऑक्साइड। बेशक आपको पता है कि फास्फोरस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो चलो आपने बॉन्डिंग बता दी, कोवलेंट, और स्ट्रक्चर भी बता दिया सिंपल कोवलेंट, लेकिन जब रिएक्शंस की बारी आएगी तो ये एसिड बनाएगा और इसकी इक्वेशन क्या होगी वो सब आपको याद करना पड़ेगा। तो इट इज अ सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द टू मोस्ट कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। पूरा एक क्वेश्चन उसने ना पीरियड 3 की मेटल ऑक्साइड पे बनाया हुआ है। When sulfur dioxide dissolves in water, a small portion of it reacts with water to form a weak Bronsted-Lowry acid. Explain the meaning of the term weak Bronsted-Lowry acid. So, weak acid क्या होता है? Acid that ionizes partially in aqueous solution and which is a proton donor. तो weak को अलग define करना, Bronsted-Lowry acid को अलग define करना. तो Bronsted-Lowry acid क्या है? Acids are proton donors and weak acids ionizes के लिए जगह ionizes की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हो, dissociates partially in aqueous solution. PCl5 आयनिक नहीं है, वो भी सिंपल कोवेलेंट है। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड में बस एक गड़बड़ है। एल्यूमिनियम AlCl3 को हम आयनिक भी कह सकते हैं, कोवेलेंट भी कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड आयनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक है, उसके आगे जितनी भी है वो सब सिंपल कोवेलेंट है। PCl5 कोवेलेंट है और आयनिक। Write the equation for the reaction of sulfur dioxide with water. अभी हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो एसिड बनता है वो H2SO3 बनता है, ठीक है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो फिर H2SO4 बनेगा, ठीक है। फर्क है, ये H2SO3 है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे SO4 लिख देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO3 बनेगा। चले आगे बढ़े। Sulfur dioxide reacts with nitrogen dioxide in the atmosphere to form SO3 and nitrogen monoxide. NO is then oxidized in air to form NO2. State the role of NO2 in these two-stage processes. हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? ये हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी, ये पढ़ी थी नाइट्रोजन एंड सल्फर वाले चैप्टर में, और ये जिस हेडिंग के अंडर हमने ये पढ़ी थी वो थी कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स। So basically nitrogen dioxide in these two equation it behave as a catalyst. क्योंकि देखो अब वो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? पेट्रोल में जो सल्फर है वो बर्न होके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपके पास मिल रही है जब इंजन के अंदर ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है और फिर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो अब हुआ क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है, वो जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो चलो खत्म हो गया, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो दोबारा से रीजनरेट हो गया ना। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि कैटलिस्ट की जो डेफिनेशन है ना वो क्या है कि इट डज नॉट कंज्यूम इटसेल्फ और इट स्टेज unaltered. Increases the rate of a reaction by decreasing the activation energy without changing itself. इसलिए इसको कैटलिस्ट कहते हैं। चले आगे। होमोजेनियस कैटलिस्ट भी कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि सारी
रिएक्टेंट गैसेस हैं और ये भी गैस है, तो होमोजेनस कैटलिस्ट भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, emission of sulfur dioxide from coal powered station can be reduced by mixing coal with powdered limestone. limestone metal carbonate है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, और एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट तो रिएक्ट करेंगे ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो रिएक्शन 1 में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हाँ ये भी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, तो ये भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, न्यूट्रलाइज कर देगी सॉल्ट ऑफ वाटर। सेट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन रिएक्शन 1। अब रिएक्शन 1 जो है उसमें कार्बोनेट को हीट करके ब्रेक डाउन किया है, तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने दो तरह के पढ़ने हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट और डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट की इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स की भी इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, राइट। चलो आगे कह रहा है, use the data to calculate the enthalpy change of reaction 2। enthalpy change of formation given है, सारे enthalpy change of formation given है। अगर हम इसका साइकिल बनाएं तो साइकिल में नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे ना स्टैंडर्ड स्टेट में, कैल्शियम है ऊपर और ऑक्सीजन है, O2 गैस, सल्फर है, ठीक है, एस सॉलिड, और यही होगा ना सबका फॉर्मेशन गिवन है। तो जब फॉर्मेशन का डाटा गिवन होता है और आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालना होता है, तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट क्या पढ़ा हुआ है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए, कि एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, बट जो भी वैल्यू साइंस दिए हुए वो साइंस के साथ रखोगे विद साइंस। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट गिवन है वो तो एक ही गिवन है ना, कैल्शियम सल्फेट, जिसका 1 मोल बन रहा है इक्वेशन में, तो -1434, और रिएक्टेंट में वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड -635, इसका भी 1 मोल है, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी 1 मोल है, तो -297। ठीक है, मेटल नाइट्रेट से डिकम्पोजिशन पे बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। जरा इसका आंसर पहले तो बताओ, ये समझ आ गया सबको, याद है हेसेस लॉ वाला काम? देखो नाइट्रेट अगर डिकम्पोज होता है ना, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसकी बैलेंसिंग में हाफ ऑक्सीजन लगाते हैं, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ब्राउन कलर की होती है, लैब में भी देखी होगी आपने। आंसर क्या आ रहा है पहले वाले का? -502 किलो जूल पर मोल। क्लियर है सबको ये वाली बात? याद है? अगर देखो हैसेस लॉ नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इसके देखो पेपर 1 में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हो जाते हैं, पेपर 2 तो फिर रिलेटिवली सिंपलर है। पेपर 1 की चलो और प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइम है एंड में मिल जाएगा। पेपर 2 अभी 7-8 पेपर 2 मैं करवाऊंगा तुम लोगों एग्जाम से पहले, ईद के बाद थोड़े से ज्यादा क्लासेस कर लेंगे। अभी जरा ये 2-3 दिन निकले, फिर उसके बाद क्लासेस थोड़ी सी इनकी ईयरली की ज्यादा करेंगे। चलो, chlorine forms several oxides including Cl2O, ClO2, Cl2O6. Draw dot and cross diagram of Cl2O show outer shell electrons only. अब क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक क्लोरीन 1 ही बॉन्ड बनाता है, तो यही हो सकता है इसमें। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अगर मैं डॉट से शो कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ऐसा लोन पेयर आ जाएंगे। क्लोरीन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस से शो कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे लगाएगा, रेस्ट ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी शोन एज अ लोन पेयर। लोन पेयर बनाना जरूरी नहीं, बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये तो बहुत
आसान बच्चों वाला वो लेवल वाला काम था। आगे बढ़े। साइन हैसेस साइकिल मैंने बनाई नहीं है ये हाँ, मैंने इस पे लेबल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिया था ना हैसेस लॉ वाला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला। लेकिन अगर आप हैसेस साइकिल लगाओगे इसमें तो कैल्शियम ऑक्साइड -635 है और फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड -297 है और कैल्शियम सल्फेट -1434 है। इसका हैसेस लॉ बनाओगे तो ऐसे आएगा, राइट। दिस इज -630, अच्छा ये -635 प्लस हो जाएगा क्योंकि उसका एरो ऊपर जा रहा है और हमारा रूट का एरो नीचे आ रहा है, तो अल्टीमेटली बनना वही है। यही आंसर सेम आएगा। चले आगे। अच्छा हम ये बॉन्डिंग बना रहे थे, बॉन्डिंग आ गई सबको? आई होप ये तो आती ही होगी सबको, कोई इतने बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। अच्छा नेक्स्ट वन इज ClO2 can be prepared by reacting NaClO2 and Cl2. Write the oxidation state of chlorine in each species in the boxes provided. चलिए जल्दी से बता दो। क्लोरीन Cl2 एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। ClO2 में अच्छा मोल्स का कुछ लेना देना नहीं होता ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त, कुछ लोग मोल्स को भी सॉल्व करने बैठ जाते हैं। क्लोरीन X है, ऑक्सीजन 2 -2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना बन जाएगा? +4। NaCl में Na पॉजिटिव 1 होता है, क्लोरीन -1। फारिस ये पेपर किया था आपने? थ्रेशोल्ड क्या था इसका? सर 31 था शायद, 31 पे ये था मेरे ख्याल में। ये लग तो नहीं रहा 31 वाला ये ए ग्रेड आसान सा नहीं है, ऑर्गेनिक मुश्किल होगी या तो फिर। हाँ सर एंड में थोड़ा मुश्किल है ये, सेकंड नापना मुश्किल है इसका। अच्छा जी आगे कह रहा है Cl2O6 is produced by the reaction of ClO2 with O3। मतलब क्लोरेट को आपने ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया है, ऑक्सीजन गैस बन गई है। अच्छा जी, द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 500 केल्विन एंड 100 किलोपास्कल। अब देखो ये इक्वेशन हमने पढ़ी तो नहीं है पहले कभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है देख के, इस इक्वेशन में सब तो दिया हुआ है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इक्वेशन बता रही है। एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऊपर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? एक्सोथर्मिक है। अभी 500 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर 100 किलोपास्कल पे करा रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा इसमें? वो याद है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ली-चैटकिस प्रिंसिपल, वो पूछ लेगा जो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगी, लेफ्ट पे जाएगी, या कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होगा, यही पूछेगा ना। आगे कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द यील्ड of Cl2O6। yield मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है Cl2O6 when the experiment is carried out 1000 kilopascal and 1000 Kelvin and 100 kilopascal। तो टेम्परेचर देखो इंक्रीज करा है, 500 केल्विन था पहले, 1000 कर दिया है। प्रेशर जितना था 100 किलोपास्कल उतना का उतना ही है, तो टेम्परेचर बढ़ाया है और फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम याद है क्या होता है? अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। If the reaction is endothermic in the forward direction, increasing the temperature shift the position of equilibrium towards right hand side, and decreasing the temperature shift the position of equilibrium towards left hand side. Similarly, for exothermic reaction, increasing the temperature shift the position of equilibrium towards left hand side, and decreasing the temperature shift the position of equilibrium towards right hand side। ये बातें याद रखनी है ना। अब आपको ये बात स्टेट करनी है और एक्सप्लेन करनी है। अब ये एक्सोथर्मिक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में -216 दिया हुआ है एंथैल्पी चेंज, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब Cl2O6 तो कम हो जाएगा, मतलब यील्ड विल डिक्रीज एज रिएक्शन इज exothermic in the forward direction, so position of equilibrium will move towards left hand side। 2 मार्क्स के लिए लिखना है ये। yield
will decrease with increase in temperature as because position of मोल्स की बात आप प्रेशर के वक्त करते हो पास। अच्छा नीचे वाला बता रहे हो, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम shift towards left hand side as forward reaction is exothermic। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर कम कर दिया है, नहीं सॉरी, टेम्परेचर 500 केल्विन था इनिशियली, 500 ही रखा हुआ है। प्रेशर 100 किलो पैस्कल था, प्रेशर बढ़ा दिया। तो प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 2 + 2 4 मोल्स, 2 मोल ClO2 के, 2 मोल O3 के। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 3 मोल हैं। pressure has been increased from 100 kilopascals to 500 kilopascals. So increasing the pressure will shift the position of equilibrium towards the side where number of moles of gases are fewer. So in this case, increasing the pressure at 500 Kelvin, more product is formed or yield will increase. Okay, as number of moles of gases on the right hand side are fewer. देख लोगे ये बात? yield increase हो जाएगी as number of moles of gases on right hand side are fewer, so equilibrium will shift towards right hand side. ठीक है, ये ना शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, राइट हैंड साइड भी पूरा लिखना। वैसे कहीं की मार्किंग की में RHS या LHS लिखा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत कम जगह लिखा हुआ है, तो आप पूरा लिखना। मैंने तो ऐसे ही वो बस बताया ना कि आंसर क्या है, और पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना, आंसर पैरा फॉर्म में लिखना हमेशा। चले आगे। यस सर। एलिमेंट E इज अ पीरियड 5 एलिमेंट। E रिएक्ट पीरियड 5 में, तो अब बहुत सारे एलिमेंट है, हमें नहीं पता, देखते हैं। E reacts with oxygen to form an insoluble white oxide that has a melting point of 1910 डिग्री सेल्सियस। इससे देख के पता लग रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो भी ऑक्साइड बनेगी ये सिंपल कोवलेंट तो नहीं होगी, ये आयनिक हो सकती है, जाइंट आयनिक, या फिर जाइंट कोवलेंट हो सकती है। अब जाइंट हमने तो पीरियड 3 के बारे में पढ़ा है ना। पीरियड 3 में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन, फास्फोरस ऑनवर्ड तो कोवलेंट स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब जो भी होगा वो ग्रुप 14 से पहले पहले ही होगा। सही है, पीरियड 5 देखना है।
पीरियड 5 कौन सा है? रुबीडियम वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो हमें ये पता है ना कि जो भी एलिमेंट होगा वो, जैसे पीरियड 3 में हमने देखा था सिलिकॉन के बाद सिंपल कोवलेंट ऑक्साइड स्टार्ट हो जाती है, तो जो भी होगा वो पीरियड 5 में टिन हो सकता है, जाइंट कोवलेंट बना सकता है, ये वाले हो सकते हैं स्ट्रॉन्शियम और रुबीडियम। अभी तो और इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसकी बेसिस पे बात करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कंडक्ट, अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट देख के मैंने डिसाइड किया या तो ये आयनिक है या जाइंट कोवलेंट है। द ऑक्साइड ऑफ ई कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन लिक्विड, लिक्विड मतलब मोल्टेन स्टेट में। तो देखो जाइंट कोवलेंट जो होती है उनके पास आयंस तो नहीं होते ना, लिक्विड में आयंस आते हैं सिर्फ आयनिक कंपाउंड के पास। तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये ई क्या है, आयनिक है। E also reacts with chlorine to form a white solid. E एलिमेंट E की बात कर रहा है। अभी तक तो ऑक्साइड ऑफ E की बात कर रहा था ना, तो ऑक्साइड ऑफ E आयनिक है। अब E जो है वो या तो ग्रुप 1 का होगा या ग्रुप 2 का होगा या ग्रुप 13 का होगा, वही आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ना ऑक्सीजन के साथ। E also reacts with chlorine to form a white solid that reacts exothermically with water. Okay. The resulting solution reacts with aqueous silver nitrate to form a white precipitate that dissolves in dilute ammonia. वो तो क्लोराइड आयन की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। Suggest the type of bonding shown by oxide of E. Explain your answer. That is ionic. और रीजन क्या है उसका? बिकॉज हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस वो ई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ओनली इन मोल्टेन फॉर्म। तो ओनली आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म ना, आयनिक ऑक्साइड्स। कोवलेंट ऑक्साइड्स जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसको आप मेल्ट कर भी दोगे तो उसके पास आयंस नहीं आएंगे। देखो सोडियम ऑक्साइड हो गया चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, इनको मेल्ट करोगे तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे ना। लिक्विड का मतलब मोल्टेन फॉर्म की बात की जा रही है। लेकिन एक आपके पास है जाइंट कोवलेंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको अगर आप मेल्ट कर भी दोगे तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, लेकिन आयंस थोड़ी ना बनेंगे। आयंस तो थे ही नहीं, आयंस तो आयनिक कंपाउंड में होते हैं। तो क्या ये लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट कोवलेंट? नहीं कर सकता। इससे कंफर्म हो रहा है कि भाई वो जो ऑक्साइड ऑफ ई है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है लिक्विड फॉर्म में। इसका क्या मतलब है? इट हैज फ्री मूविंग आयंस, तो इट मस्ट बी एन आयनिक कंपाउंड as it is conducting electricity in liquid state, so must have free moving ions. क्लियर? आगे बढ़े। Suggest the type of bonding shown by chloride of E. Explain your answer. अच्छा क्लोराइड ऑफ ई थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि देखो अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो है आयनिक, राइट? लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने क्या बोला कि वो इसको आयनिक भी कहते हैं, इसको कोवेलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि Al2Cl6 जो बनता है वो कोवेलेंट होता है। तो अब यहाँ पे उसने ना एक बात ये लिखी हुई है ई के बारे में कि ई रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड। जैसे अगर मैं पीरियड 3 के मैं पीरियड 3 को बार बार इसलिए बीच में ला रहा हूँ क्योंकि हमने पीरियड 3 से पढ़ी हुई है ये सारी चीजें। अगर मैं सोडियम क्लोराइड बनाऊं तो वो व्हाइट सॉलिड है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाऊं तो वो व्हाइट सॉलिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाऊं तो वो भी व्हाइट सॉलिड है। इसी तरह तो फास्फोरस क्लोराइड भी व्हाइट सॉलिड है। लेकिन वो जो बोला हुआ है ना रिएक्ट्स एक्सोथर्मिकली विद वाटर, अभी हमने फास्फोरस 5 ऑक्साइड का ऊपर रिएक्शन पढ़ा था और उसमें हमारी ये बात हुई थी कि फास्फोरस 5 ऑक्साइड का रिएक्शन ऑफ वाटर विगरस होता है, और जब भी विगरस रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो उस बात की इंपॉर्टेंस क्या थी, अब हमें तो पीरियड 5
ऑक्साइड्स के बारे में नहीं पढ़ा, पीरियड 3 ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, लेकिन जैसा रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड का होगा वाटर के साथ, वैसा ही रिएक्शन ग्रुप 1 की जितनी भी मेटल ऑक्साइड होंगी, चाहे वो पोटेशियम ऑक्साइड हो चाहे वो रुबीडियम ऑक्साइड हो। पीरियड 5 में रुबीडियम ऑक्साइड होता है तो उसका भी ऐसे ही रिएक्शन होगा ना, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये कौन सा सोल्यूशन बना रहा है? एल्कलाइन सोल्यूशन। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन देखा है, एल्कलाइन सोल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ग्रुप 2 में जो पीरियड 5 वाला मेटल है वो कौन सा होता है? वो स्ट्रोंशियम होता है। तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व करके स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहिए। वैसे बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है बट स्टिल बनाएगा तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कर रहा है वैसे ही करेगा। सही समझ आई बात? इसी तरह अगर मैं आगे देखूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑनवर्ड्स क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तक आयनिक ऑक्साइड्स बनती हैं, ठीक है, उसके आगे ऑक्साइड ये कोवेलेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 देख रहा हूँ ना, तो 13 तक जितनी भी इनकी ऑक्साइड्स होती हैं वो आयनिक होती है। उसके बाद तो कोवेलेंट स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप 1 और 2 में ऑक्साइड्स पानी में डिसॉल्व होकर अल्कली बनाती हैं, और ग्रुप 13 वाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में हाइड्रोलाइज करके एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, जो कि आपका फर्दर आपको पता है कि वो एम्फोटेरिक होता है ना, इस एज एसिड और एज अल्कली भी काम कर रहा होता है, और वो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी कर रहा होता है। जैसे इसकी एक इक्वेशन हमने अलग से याद की भी होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, बीच में ऑर्गेनिक कहाँ से? देखो ये वाली इक्वेशन, ये आ गई एल्यूमिनियम क्लोराइड वाली, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो उसने एसिडिक सोल्यूशन बनाना है, हाइड्रोलिसिस करनी है, लेकिन सोडियम क्लोराइड ने तो हाइड्रोलिसिस नहीं करनी होती ना, वो तो पानी में डिसॉल्व होकर न्यूट्रल सोल्यूशन देता है। मैग्नीशियम क्लोराइड स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, स्लाइट हाइड्रोलिसिस करता है। तो मतलब मैं बताना है क्या चाह रहा हूँ कि हमारा जो काम घूम फिर के बैठ रहा है ना, वो ग्रुप 13 के एलिमेंट पे बैठ रहा है, क्योंकि आयनिक तो वो है, साथ में अगर एसिडिक सोल्यूशन बन रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो सोडियम नहीं हो सकता, वो मैग्नीशियम नहीं हो सकता, तो फिर हमारे पास वो एल्यूमिनियम ही बचता है, मतलब ग्रुप 13 वाला बचता है। तो पीरियड 5 में जो ग्रुप 13 का एलिमेंट बनेगा वो फिर आई थिंक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आ जाता है। देखो ऑक्साइड तो समझ आ गया ना, ये ऑक्साइड जो है वो आयनिक है। ये वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है। E also reacts readily with chlorine to form a white solid that reacts exothermically। ये जब एक्सोथर्मिक का वर्ड यूज कर रहा है ना, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुए थे? जब आपके पास फास्फोरस क्लोराइड होगा जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर स्टार्ट हुआ था। The resulting solution reacts with aqueous silver nitrate to form a white PPT। ये white PPT तो उसकी वजह से बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड की वजह से बन रहा है, क्योंकि कंपाउंड बन गया है ना सिल्वर क्लोराइड। अगर मैंने जो भी एलिमेंट है, ये अगर रुबिडियम है तो रुबिडियम क्लोराइड बन जाएगा, स्ट्रोंशियम है तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड बन जाएगा, इंडियम है तो इंडियम क्लोराइड बन जाएगा, टिन है तो टिन क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन साथ में वाटर की हाइड्रोलिसिस कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है वो तो कोई कोवेलेंट क्लोराइड है। अब कोवेलेंट क्लोराइड बनाने के लिए प्रॉब्लम यह है कि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हुए हैं कि ई जो है वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है, और अगर मैं नीचे कहूँ कि ई कोवेलेंट क्लोराइड बना रहा है तो ई नॉन मेटल हो गया क्या? मतलब ऊपर जो है वो ई मेटल है क्योंकि वो आयनिक ऑक्साइड बना रहा है, और नीचे क्या है, ई जो है वो ऐसी क्लोराइड बना रहा है जो कि वाटर की हाइड्रोलिसिस कर रही है, और वाटर की हाइड्रोलिसिस कोवेलेंट क्लोराइड ही करती है सिर्फ, तो नीचे क्या ई नॉन मेटल हो जाएगा। इसलिए ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में फंस रहा है। तो ई हमारे पास
सिर्फ एक हमारे पास वो मेटल ऐसा है जो कि हाइड्रोलिसिस भी कर रहा है ना वाटर की फुली, एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, वो मेटल भी है और हाइड्रोलिसिस भी कर रहा है, सही है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको देखो आप, Al2Cl6 तो कोवलेंट है, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब ये लो टेम्परेचर पे होता है तो ये आयनिक लैटिस बनाता है, अदरवाइज इसके अंदर जो बॉन्डिंग स्टार्ट होती है वो तो कोवलेंट ही स्टार्ट होती है ना। AlCl3 यही बन रहा होता है ना इस तरह से, और फिर डाइमर बनता है। तो AlCl3 ये एल्यूमिनियम तो नहीं है। अब पीरियड 5 की बात कर रहा था, तो पीरियड 5 में एल्यूमिनियम के नीचे इंडियम आता है, लेकिन उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होंगी जैसे एल्यूमिनियम की होगी। तो इन सारी इतनी लंबी डिस्कशन करने का मकसद ये सिर्फ ये बताना है कि वो जो ई की जो क्लोराइड बनेगी ना वो कोवेलेंट होगी। क्यों कोवेलेंट होगी? अगर ये सारी बातें नहीं समझ आ रही भाई, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है, और हाइड्रोलिसिस हो रही है तो इट मींस कि वो कोवेलेंट है, कोवेलेंट क्लोराइड है, बात खत्म। ठीक है, और रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। चलें आगे। अच्छा, क्वेश्चन 3 में कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड विद लिथियम हाइड्राइड। Okay, at 200 degrees Celsius, aluminum chloride exists as Al2Cl6. Draw the structure of Al2Cl6 showing fully any coordinate different molecule. अब ये तो हमने प्रैक्टिस किया हुआ है ना, स्ट्रक्चर मांगा है, डॉट एंड क्रॉस नहीं मांगा हुआ, तो फिर मुझे इलेक्ट्रॉन शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक क्लोरीन एल्यूमिनियम के डेटिव बॉन्ड हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। At 1000 degrees Celsius, aluminum chloride exists as AlCl3. Set the bond angle in AlCl3. अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड को एज अ कोवलेंट बॉन्ड ट्रीट कर रहे हैं ना, तभी तो वो उसका बॉन्ड एंगल मांग रहा है। अब एल्यूमिनियम के आउटर शेल में वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो तीनों के तीनों जब शेयरिंग पे लग जाएंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। और बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं? 3, तो 3 बॉन्डेड पेयर, 0 लोन पेयर। शेप इज ट्रिगोनल प्लानर और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है लिथियम हाइड्राइड कंटेन्स Li पॉजिटिव H नेगेटिव। अब लिथियम हाइड्राइड को ये आयनिक कंपाउंड कह रहा है, तभी तो वो लिथियम और हाइड्रोजन का आयन बता रहा है। सेट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीस टू आयंस। तो लिथियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही 3 होते हैं, प्रोटॉन नंबर 3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 1s2 बचा सिर्फ। और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो वैसे तो 1s1 होता है, लेकिन गेन किया हुआ तो 1s2 हो जाएगा। सही है भाई, समझ आ रहा है तुम लोगों को? आगे बढ़े। साइम, सुभान, अब्दुल्ला, राफे कहाँ गया? भाग गया? अच्छा, LiLH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है ना हमारे पास, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं इसको हम लोग, और इसको ड्राई ईथर में यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। It decomposes slowly to form
lithium, aluminum और hydrogen gas. LIL shows metallic bonding. Describe metallic bonding. Metal positive ion in a sea of delocalized electron, regularly arranged layers of metal positive ions surrounded by sea of delocalized electrons. क्लियर है? आगे बढ़े. चलो. LiLH4 cannot be used in aqueous solution because it reacts with water to produce lithium hydroxide and hydrogen in a white precipitate which is soluble in excess sodium hydroxide. Identify the white precipitate. और क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा. LiLH4 reacts with water. अभी पढ़ा तो नहीं है रिएक्शन, बस यहीं से दिमाग निकालना है जो भी करना है. तो कह रहा है कि आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH प्रोड्यूस्ड होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी और एक वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड होगा which is soluble in aqueous sodium hydroxide, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट, soluble मतलब रिएक्ट कर सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो देखो लिथियम का कंपाउंड आ गया, हाइड्रोजन H2 गैस बन के आ गया, एल्यूमिनियम रह गया ना. एल्यूमिनियम का भी कंपाउंड आएगा, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यस दोनों हो सकते हैं. सही है. अब अगर मैं एल्यूमिनियम, क्योंकि लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाया है इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर बना ले तो क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी होता है? यस. मेटल हाइड्रोक्साइड भी वाटर इनसॉल्युबल होती है एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे अच्छा वो मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे तो सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हुआ है ना, यहाँ पे तो रिएक्शन हो रहा है. सही है, क्योंकि लिथियम का हाइड्रोक्साइड बना है इसलिए मैंने एल्यूमिनियम का भी हाइड्रोक्साइड बनाया है. अब ये अगर आप कह रहे हो कि व्हाइट पीपीटी है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी व्हाइट पीपीटी बनता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी व्हाइट पीपीटी है, क्योंकि all metal hydroxides are water insoluble except for group 1 metal hydroxides. तो लिथियम हाइड्रोक्साइड तो सॉल्युबल होगी, एक्वस बनेगी, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनेगी. अब यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो है वो Al2O3 लिख के आते हैं, तो मार्किंग की तो नहीं कहती है Al2O3 इसका आंसर, लेकिन बन सकता है, लेकिन इक्वेशन बनाने में फिर प्रॉब्लम होगी, बैलेंस करने में. चलें आगे बढ़े. खैर ये क्वेश्चन काफी बाहर से समझ सकते हो, उसको उठा के फेंका हुआ कहीं से. आगे तो ऑर्गेनिक है. अब इसमें कह रहा है 2 स्टूडेंट्स टू ट्राई टू प्रिपेयर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड इन द लेबोरेटरी. बोथ स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज ब्यूटेन 1,2 डायोल टू फॉर्म P इन रिएक्शन 1. अब ब्यूटेन 1,2 डायोल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीचे. दिस इज कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,2 डायोल. वन स्टूडेंट देन रिड्यूसेस P. अब रिडक्शन कर रहे हैं ना, तो रिडक्शन जो है होगी वो आपका LiLH4 से होगी. इसने करा है क्या, ब्यूटेन 1,2 डायल को ऑक्सीडाइज किया, तो जो फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ था वो प्राइमरी अल्कोहल था, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. सेकंड कार्बन वाले अल्कोहल पे जो सेकंड कार्बन एटम पे जो OH लगा हुआ है वो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है, तो वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया.
अब उसके बाद उसने क्या करा, दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हमने याद किए हुए, LiAlH4 जो कि हम यूज करते हैं ड्राई ईथर में, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट आपने क्या याद किया हुआ है, NaBH4 जो कि हम लोग एक्वा सोल्यूशन में यूज कर सकते हैं। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। पहला वाला लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट जिसका पूरा नाम है, वो बहुत स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब जब इसको दोबारा से रिड्यूस करोगे तो वही कंपाउंड बन जाना चाहिए ना जो बन रहा है, लेकिन दो रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को यूज करके उसने दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, Q और R। इसका क्या मतलब है कि ये जो दो रिड्यूसिंग एजेंट है ये अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, और अलग अलग तरह से कैसे बिहेव कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में खुद ही आपसे एनालाइज करवाएगा किसी तरह। State the regions and condition required for reaction 1। reaction 1 में तो सिंपल ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन करने के लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो याद करते हैं, K2Cr2O7 और एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट KMnO4। तो KMnO4 को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो वो रप्चर भी हो जाता है। तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। सही है। और इसको क्या करना है हमने, अभी जो प्राइमरी अल्कोहल वाला पार्ट है इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले तो ये एल्डिहाइड बनता है ना, लेकिन हमने तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया है इसको। इट मींस के उसको हमने सिर्फ हीट नहीं किया बल्कि क्या किया, हीट अंडर रिफ्लक्स किया है, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुका है। एंड अदरवाइज अगर वो एल्डिहाइड बनता तो फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता ना। एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, फर्दर ऑक्सीडाइज करा है तभी वो एसिड बना है, तो हीट अंडर रिफ्लक्स से फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। देखो इसमें फर्स्ट वाला कार्बन के रिस्पेक्ट से प्राइमरी अल्कोहल है जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, और सेकंड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट से सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि अल्फा कार्बन, सेकंड कार्बन जिस पे अल्कोहल लगा हुआ है उसके साथ दो अल्काइल डायरेक्टली अटैच है, तो जब भी वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आई बात? बिल्कुल हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, टर्शरी भी हो सकता था। जी साहब। वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, अगर एक दफा ये फिर समझा देंगे। कहाँ से? आता तो है लेकिन एक दफा फिर समझा दें, मैं समझ लूँ, ये जल्दी समझा ऑर्गेनिक वाला दो। पार्ट। जी सर, ये देखो वाला ही क्या हुआ? देखो इसमें ना इसने दो वो दिए हुए हैं, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ब्यूटेन 1,2 डायोल। इसके बारे में हमारी ये बात हो रही है कि इसमें जो फर्स्ट कार्बन है ना वो उसके रिस्पेक्ट से प्राइमरी अल्कोहल है OH के साथ लगा हुआ है, जो सेकंड कार्बन है उसके रिस्पेक्ट से सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि उसके साथ दो अल्काइल डायरेक्टली अटैच है, दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे K2Cr2O7 से तो क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। कीटोन में, तो कीटोन में। एक, हाँ, तो एक कंपाउंड में आपका एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ अल्कोहल हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। अच्छा, क्या इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज ए सर टर्शियरी में पोटेशियम? तो, सर टर्शियरी में रिएक्शन नहीं होता ना। जी मैं कह रहा हूँ टर्शियरी अल्कोहल को अगर आप वो करो तो उसमें तो रिएक्शन नहीं होता ना। हाँ, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन किसी एक जी मॉलिक्यूल जी। में, तो किसी एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आपके टाइप ऑफ अल्कोहल हो सकते हैं, लेकिन ठीक है सही सर, है। ठीक है, समझ आ गया सर। जी सर। बस मैं ये कह रहा था। एल्सा क्या हुआ, जल्दी हो रही है? किसी और को पकोड़े तलने जाना है? अच्छा, मुझे एक काम करो, एक एक रुको, क्वेश्चन कितना रह गया देखने लो।
नमाज तो पढ़ के बैठनी थी ना यार। क्वेश्चन तो है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन 4 भी है इसका। ये रह जाएगा फिर, पेपर अच्छा खासा है। एक काम करो ना, आप जितना अभी हो सकता है अभी हम उतना करते हैं, उसके बाद जो है इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अभी छोड़ने का फायदा नहीं है कभी, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन रहते हैं इसमें। लास्ट वाला क्वेश्चन चलो हम पे छोड़ के बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तो हम पूरा करते हैं ना अभी। अच्छा थोड़ी देर तो रुको, अभी तो बहुत टाइम है, 6:10 हुआ है, 6:30 6:20 तक रुको। 7 बजे खुलना है रोजा। चलो, only one of the students successfully prepares 2-hydroxybutanoic acid। ठीक है जी। Identify which of Q or R is 2-hydroxybutanoic acid and explain the difference between reaction 2 and reaction 3। देखो दोनों ने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया। असूलन तो क्या होना चाहिए था, जब रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो जो जिस ऑक्सीडेशन से पहले जो था वही वापस मिल जाना चाहिए तुम्हें, ऐसा ही है। लेकिन हम लोग ने एक बात ये की हुई है कि जो हमारा LiAlH4 होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और NaBH4 एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। यही रीजन है कि LiAlH4 को हम लोग ना ड्राई ईथर में यूज करते हैं। ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ा है आखिर में। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ये बात तो पढ़ी हुई है कोर्स के हिसाब से सिलेबस में कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लेकिन उसने ना हमें ये तो नहीं पढ़ाया कहीं पे कि NaBH4 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, या कीटोन को रिड्यूस नहीं कर सकता, या किसी एक को करेगा किसी एक को नहीं करेगा। देखो अब हमें यहाँ से खुद रीड बिटवीन द लाइन्स कहानी करनी है। इसमें उसने कहा है कि Q और R में से सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आपका मेन स्ट्रक्चर बना रहा है, और मेन स्ट्रक्चर क्या है, 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड जो ऊपर बनवाया हुआ है उसने। अब क्या वो Q बनाएगा 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड, या R होगा, मतलब वो NaBH4। अगर देखो मैं कंपाउंड P को रिड्यूस करूंगा तो ये कीटोन वापस कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, जो कि दोनों में हुआ है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन हमारे पास Q और R में से वो कह रहा है कि 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड सिर्फ एक में बना है, एक में नहीं बना, मतलब ये दोनों में Q और R सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। समझ आ रही है बात के पूछना क्या चाह रहा है अभी? मतलब कीटोन तो रिड्यूस्ड हो लेकिन कार्बोक्सिलिक रिड्यूस ना हो, यही बात है ना। कार्बोक्सिलिक तो वैसा का वैसा आ गया, कीटोन रिड्यूस्ड हो गया, तो क्या ऐसा Q में होगा या R में होगा, ये आप लोग जरा बताओ मुझे। मतलब ये Q और R में से जो मैंने प्रोडक्ट बनाया ना, किसी एक में बनेगा, या तो Q में बनेगा या R में बनेगा, किसी दूसरे में मैं हटा दूंगा अभी। तो बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि फर्क क्या है, P का कीटोन रिड्यूस हुआ है ना, कीटोन तो दोनों में ही रिड्यूस हो रहा है। 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड तो बनाना है ना, हाइड्रोक्सी तो चाहिए यहाँ पे कीटोन की जगह पे, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस ना हो, वो वापस प्राइमरी अल्कोहल ना बने, तो किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होगा, बस वो बता दो। LiAlH4 यूज करेंगे तो क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करवा पाएगा, या NaBH4 नहीं करवा पाएगा? क्या लगता है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट ना, और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, NaBH4 है। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा 2-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड, वो R में बनेगा, NaBH4 के केस में बनेगा, रिएक्शन 3 में बनेगा। तो उसमें कीटोन तो रिड्यूस हो गया लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं हुआ, और एक्सप्लेनेशन क्या है, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज इट इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। तब ये बात आप अपने नोट्स में ऐड कर लें कहीं पे इस क्वेश्चन।
Q और R में से R मतलब जो आपका 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है वो R होगा सिर्फ। R is 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड S NaBH4 cannot reduce carboxylic functional group as it is a weaker reducing agent. चले आगे। आगे बढ़े हैं बच्चों। लिख लिया है इसको ना, नोट टेकिंग अपने कॉपी में भी ऐड कर लो, कहीं पे काम की चीज है। A third student prepares 2-hydroxybutanoic acid using propanol as a starting material. ठीक है जी, प्रोपेनॉल इज एन एल्डिहाइड, ये बनाया हुआ प्रोपेनॉल इसने। In step 1, the student reacts propanol with a mixture of sodium cyanide. जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं तो उसने सोडियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड लिया, नाइट्राइल बनाया उसने। अच्छा, ये जो नाइट्राइल बना है कंपाउंड, साइम आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ ये पहला स्टेप हो रहा है जिसमें ये NaCN लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ना? नहीं, पहला ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन हैलोजन एल्केन में होती है। यस यस, कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। समझ गया सर, समझ गया, याद आ गई। सही है। अच्छा, ये जो कंपाउंड एस बना है इसका नाम बता सकते हो? देखो इसमें 2 कार्बन स्टेट चेन में 1 2 3 4, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। अच्छा, उल्टी नंबरिंग कर दी है मैंने, सॉरी। 1 2 3 4, तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। तो जब ब्यूटेन नाइट्राइल हमने पढ़े है ना, उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स में नाइट्राइल फॉर्मेशन, ये कार्बोनाइल से बना हुआ है। उसके बाद नाइट्राइल की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल मतलब हीटिंग नाइट्राइल विद एसिड अंडर रिफ्लक्स, वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। तो क्या होता है, जो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। तो ये हमारा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल से क्या बन जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। वही जो ऊपर बनाना था बन गया ना, ये बनाने की कोशिश कर रहे थे ना। कहाँ गया? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड ही तो बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे ऊपर। तो वो इतना खतरनाक काम कर रहा था, वो उसमें कंफर्म भी नहीं था NaBH4 डालूं LiLH4 डालूं, ये आसान है। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अलग रिएक्शन मैकेनिज्म है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अलग अलग है। स्कीम अलग है, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें बीच में कार्बोकैटाइन बनता है, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा होता है उसमें।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होता है इसमें, तो वर्ड डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। चारों रिएक्शन मैकेनिज्म बार बार रिवाइज करते रहा करो, हर 2 दिन बाद निकाल के रिवाइज कर लिया करो उनको। Draw the mechanism for the reaction of propanol with mixture of sodium cyanide and hydrogen cyanide। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बनाना है आपको। Identify the ion that react with propanol, structure of the intermediate including charges, partial charges, lone pair, ये हमेशा ऐसे ही कहता है। ठीक है, अब कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल क्या है, साइनाइड आयन है, और जब भी न्यूक्लियोफाइल बनाओगे तो उसपे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर जरूर दिखाओगे। साइनाइड आयन पे लोन पेयर होता है कार्बन के ऊपर। लोन पेयर हमने बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं, वाटर होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, अमोनिया है, यहाँ पे फिलहाल साइनाइड आयन एज अ लोन पेयर है। ये अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को, और फिर क्या होना है, CN लग जाएगा इसके साथ यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, वो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को दे देता है ना, अपना भी और उसका भी, तो ये एक एरो और बनता है, ये एरो भी बनेगा रेड में जो मैंने बनाया है। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसके ऊपर भी लोन पेयर दिखाते हैं। C2H5 जैसा लगा था वो वैसे ही लगा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो नीचे लगा हुआ था वो भी वैसा लगा हुआ है। फिर ये जो O नेगेटिव है, अच्छा बीच में इंटरमीडिएट दिखाना है, लेकिन बीच में हमें पता है कि अगर इसको कहीं से H पॉजिटिव आयन मिल जाएगा तो इसको अटैक कर देगा। यहाँ पे आप H पॉजिटिव आयन के साथ भी बना सकते हो, लेकिन अगर यही चीज आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बना दो तो भी कोई मसला नहीं है, वो भी बना हुआ होता है। मतलब ये पहला वाला आप यूं भी बना सकते हो, या फिर आप इसके साथ एक हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल भी ब्रेक हुआ हुआ दिखा सकते हो कि इसमें लोन पेयर साइनाइड की तरफ जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे इसको अटैक करेगा। क्लियर है? सही है जायद, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन काफी डिफरेंट है इससे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी एल्कीन्स में, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होगा। Complete the equation for the reaction in step 2 when S is heated under reflux with HCl। ठीक है, अब आपने एसिड डाला है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया है, तो जहाँ पे CN लगा है वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा पूरे मॉलिक्यूल में। तो आपने क्या डाला है, एसिड डाला है, और हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं ना इसको बार बार, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, अबाउट वाटर जाके किसी चीज का ब्रेक डाउन करवा रहा है, तो हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रोलिसिस में जो तीसरा प्रोडक्ट बनता है वो याद है किसी को? यस, O में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन में वो कार्बन से आया, क्योंकि कार्बन देखो 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता। अब साइनाइड जब आया उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो साइनाइड ने उठा के अपना इलेक्ट्रॉन भी तो दिया है कार्बन को, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन से डेटिव बॉन्ड बनाया, तो कार्बन कहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन रखेगा? तो वो अपना भी एक इलेक्ट्रॉन उठा के ऑक्सीजन का तो वापस करेगा करेगा, अपना भी दे देगा उठा के। जी, इसमें तीसरा प्रोडक्ट, ये देखो इक्वेशन लिखी हुई है हैंड आउट में, ये याद रखनी है तुम्हें। इसमें जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से साइनाइड में से जो नाइट्रोजन निकला है वो अमोनिया बनाता है, और अमोनिया जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना लेती है। तो हैंड आउट में ये इक्वेशन लिखी हुई है, प्लीज ये याद रखना, ये इग्नोर कर दे तो इक्वेशन को, लेकिन पूछ लेता है। आगे ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। देखो इसमें ना एक पार्ट और है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। देखो IR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, हमने ये देखा है कि अगर IR स्पेक्ट्रम में ग्राफ ऊपर उठ के फिर नीचे जाके फिर ऊपर उठता है, तो ये OH है किसका, अल्कोहल की वजह से। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी में अल्कोहल तो है ना, बहरहाल हम इस
तरह से अब इसमें तो कार्बोक्सिलिक भी है, तो अब हमें पीक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि कौन सी ऑब्जॉर्प्शन हाइड्रोक्सिल है कार्बोक्सिलिक का, कौन सा अल्कोहल का है। और क्योंकि इसमें अभी खैर ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ और पूछा हुआ। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आइदर एस और 2 हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड। अच्छा सॉरी, एस को भी बीच में लिया है। एस क्या है तुम्हारा, एक्स ही है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। इसको मैं नीचे दे जाता हूँ जरा। तो ये है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल और 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड क्या था हमारे पास, जिसमें फर्क क्या है इन दोनों में, एक में साइनाइड है एक में साइनाइड नहीं है। OH दोनों में है, एक में अल्कोहल का है और कार्बोक्सिलिक का भी, और एक में सिर्फ अल्कोहल का है। सही है, तो एब्जॉर्प्शन देख के आपसे शायद यही डिसाइड करवाएगा कि ये एस का है या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइक एसिड का है। Deduce the identity of the compound, give 2 reasons for your answer. In your answer identify any relevant absorption above 1500। 1500 से आगे आगे की जो पीक्स है ना उनके देखना है बस। तो एक पीक तो ये आ जाएगी नीचे जो कि अराउंड 31, 32, 33, 3400 के आसपास आ रही है। ठीक है, एक पीक ये आ रही है जो 2300 के आसपास आ रही है। क्या 20 हो गए, माविन बस कर रहे हैं ना ये वाला पार्ट। सर ये IR इसकी कितनी वेटेज होती है इस टॉपिक की? पेपर 2 में 2 मार्क्स का आ सकता है और 2 मार्क्स का एम वाला आ सकता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का। 2 सर मार्क्स कुछ समझ नहीं आता है मेरे को। नहीं, आसान सा है ये, देखो ना एक लेक्चर देख सर लो। इसमें समझ नहीं आती क्या चीज है। कल मैंने देखो लेक्चर देखा था किसी आपने जो मुझे पढ़ा रहे हैं उन्होंने तो इसकी वो उसका बताया था एजेस का, कि शार्प एज कौन सी होती है और पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, वो समझ ना नहीं आता। निकल गया है सिलेबस से। अब वो जो शार्प वाला था ना, शार्प और ब्रॉड, वैसे वो हमेशा से पहले ऐसे ही पढ़ते थे। अब पुराने क्वेश्चन तो उसी के हिसाब से है ना, लेकिन अभी जो है ना आपके पास इसका जो टेबल मिलेगा वो क्वेश्चन के साथ नीचे लगा हुआ होगा, और उसमें ना शार्प एजेस और ब्रॉड वाला उसने वो हटा दिया है सिलेबस से। तो बहुत आसान से है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, अभी समझ आ जाएगा। रुको। देखो इस क्वेश्चन के नीचे जो है ना आपको ये टेबल लगा हुआ मिलेगा। इस टेबल में देखो, अब आप पीक्स कौन सी है इस टेबल में ना, आपके पास बॉन्ड दिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप और वेव नंबर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है। देखो जो पीक नीचे आ रही है ना उसका मतलब है एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन गिवन है, तो वाई एक्सिस पे सबसे ऊपर 100 है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपकी अगर इसको पीक्स के टर्म्स में देखें ना, तो अब खैर इसने एब्जॉर्प्शन ही बनाई हुई, ट्रांसमिटर्स बनाई हुई, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग बनता है, लेकिन ग्राफ में जो नीचे ग्राफ आ रहा होता है ना वो पीक कहलाती है। देखो एक तो ये आ रही है नीचे, एक ये आ रही है। अच्छा इसको मानना चाह रहे हो, इसको भी मान लो। इसको हम कहते हैं जो सबसे नीचे पीक आ रही होती है उसको शार्प पीक कहते हैं, कहते थे, अब कहने की जरूरत नहीं है। एक देखो यहाँ पीछे भी तो आ रही है, लेकिन इसको हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि आपने सारी एब्जॉर्प्शन वेव नंबर 1500 से अबव अबव देखनी है। 1500 के लेफ्ट साइड पे जितनी भी है सिर्फ वही हमें चेक करनी है। तो एक देखो ये आ रही है अराउंड 2200 के आसपास, 2200 और उससे आगे कहीं 2300 तक समझ लो चलो। दूसरी ये वाली जो एब्जॉर्प्शन आ रही है वो 2900 के आसपास लग रही है कुछ। अच्छा, और इसके आगे एक और आ रही है जो आपकी 3400 के आसपास है। देखो इसमें अगर मैं ये वाली एब्जॉर्प्शन पहले मैं देखूं तो कि ये जो पहली पीक आ रही है 2200 से 2300 किस फंक्शनल ग्रुप की होती है, पहले हम इसको देखते हैं। उसके लिए
आप ये टेबल देखोगे और उसमें देखो 2200 से 2200 ऐसी कौन सी रेंज है जिसमें 2200 आ रहा है, बस ये बता दो मुझे। क्या इन वैल्यूज में 1040 से 1300 के बीच में 2200 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, सर इसमें नाइट्राइल भी में नहीं आ आ रहा सकता। हाँ, नाइट्राइल में आ रहा है। क्या इसमें आ सकता है 2200? 28 से स्टार्ट हो रही है, इसमें भी नहीं आ सकता। है जी सर, नीचे वाले में भी किसी में नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही बचा है नाइट्राइल। नाइट्राइल में आ रहा इसका क्या मतलब है कि इसमें एक एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन बिटवीन 2200 एंड 2250 shows the presence of nitrile। इसी एक ही पीक को देख के कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड क्या है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल है। कि ब्यूटेनोइक एसिड वाले में नाइट्राइल तो नहीं है ना। तो आपको वो कह रहा है कि स्पेक्ट्रम आपने ना डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ अ कंपाउंड गिव 2 रीजन। एक रीजन तो हो गया एब्जॉर्प्शन बिटवीन 2200 से 2250 लिखा हुआ था ना, वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स शोज प्रेजेंस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड या नाइट्राइल। ठीक, अच्छा, अब एक ये जो आगे 3400 वाली एब्जॉर्प्शन है, जरा ये देखिए ये किसकी होती है। क्योंकि मुझे कार्बोक्सिलिक OH फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें ना, तो OH फंक्शनल ग्रुप तो नाइट्राइल वाले इसमें भी है क्योंकि हाइड्रोक्सी दोनों में है। अभी जो हमारी 3400 वाली पीक आ रही है वो किसकी आ रही है? 3400 किस OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से भी हो सकता है और हाइड्रोक्सी की यानी अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है। लेकिन 3400 वाली पीक किस रेंज में लाई करेगी? ये वाली रेंज में ना, 3200 से 3600 वाली 3400। 2500 से 3000 के बीच में तो 3400 नहीं आ सकता ना। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो पीक है वो आ रही है ड्यू टू OH विच इज ड्यू टू अल्कोहल, कार्बोक्सिल की वजह से नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब है कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक का OH नहीं है, कार्बोक्सिलिक का OH सिर्फ नहीं है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बचा? ये बचा ना 2 हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। इट कैन नॉट बी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। आई बात समझ? एब्जॉर्प्शन एट क्या थी हमारी? थर्टी 2200 to 3600। shows OH due to अल्कोहल। अच्छा, इसके अलावा आप कार्बो ये भी लिख सकते हो कि हाँ, इससे आप ये भी इस तरह से भी कंफर्म कर सकते हो, अगर तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता इस आया स्पेक्ट्रम में, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी तो है ना कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में, जो कि नाइट्राइल वाले कंपाउंड में ये वाली चीज तो नहीं है, कार्बोनाइल। अब अगर कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो ड्यू टू कार्बोक्सिलिक, उसकी पीक आनी चाहिए 1670 से 1740 के बीच में। हमारे पास 1670 से 1740 के बीच में इस स्पेक्ट्रम पे क्या 1670 से अब 1500 1600 ये है ना, क्या इधर कोई पीक बनी हुई है? नहीं बनी हुई। तो देयर इज अ लैक ऑफ पीक इन बिटवीन 6। एक ये भी इस तरह से भी तो लिख सकते हो, लैक ऑफ पीक बिटवीन 1670 till 1800 shows lack of carboxylic functional group। सही है?
अच्छा, ये जो रेंजेस है ना, ये थोड़ी थोड़ी रेंजेस जो है, आप अगर मार्किंग की देखोगे इसकी तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट दिखेंगी आपको, क्योंकि ये जो पेपर है 2022 से पहले का है। उसके बाद इन्होंने डाटा बुकलेट अपडेट किया और ये जो वेव नंबर की रेंजेस हैं, एब्जॉर्प्शन की जो रेंजेस हैं, ये भी इन्होंने डिफरेंट कर दिया। तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, लेकिन आप अपना आंसर जो है ना वहीं से देख के बनाओगे जो नई डाटा बुकलेट है, ताकि उसी से यूज टू हो जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मार्किंग की में तो वेव नंबर थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट लिखे हुए हैं, हम जो पढ़ रहे हैं डाटा बुकलेट से वो स्लाइटली जो क्वेश्चन के साथ नीचे गिवन होंगे वो स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आप 2022 से पहले वाला कोई पेपर करोगे तो डाटा बुकलेट खोलनी पड़ेगी इसके लिए, उसके बाद तो क्वेश्चन के नीचे चिपका हुआ होगा ये, तो उसमें तो मसला नहीं है। जैसे इस पेपर में ये नीचे नहीं लगा हुआ था, तो मैंने 2022 की डाटा बुकलेट खोल के देखा है, तो उसमें रेंजेस थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप चाहो तो 2022 से पहले वाली डाटा बुकलेट खोल के देख लो, तो उसमें आपको रेंजेस एग्जैक्टली वही मिल जाएंगी जो मार्किंग की में गिवन होगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि यार हम जो रेंज पढ़ रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंट क्यों लिखी हुई है मार्किंग की में। सही है। चलो जा सकते हो अभी। इसका एक क्वेश्चन और है जो कि हम कल कोई टाइम निकाल के ना जल्दी से, अरे नहीं पार्ट, हाँ क्वेश्चन 4 है जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको, तो कल हम कोई टाइम निकाल के ना इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। या बल्कि खुद भी ट्राई कर सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। कर लो, फिर या तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। इतना मुश्किल लग नहीं रहा है वैसे ये। चलो ओके, चले जाओ, अल्लाह हाफिज।